माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पिछले 3 वर्षों में मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में गुलदार के हमलों को रोकने के लिए सरकार ने वन्यजीवी प्रबंधन और मानव वन्य जीव संघर्ष में कितनी धनराशि खर्च की है, इन निधियों का उपयोग किस प्रकार किया गया है और इसका प्रभाव क्या रहा? क्या सरकार ने धन के उपयोग की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है? और माननीय अध्यक्ष जी, आप नए जो सदस्य उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपका भी आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है ये वायु प्रदूषण के संबंध में है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा है। उनके क्षेत्र में जो समस्या तेंदुए की है वो मुझसे 2 दिन पूर्व भी मिले हैं। वो विषय एक उनके क्षेत्र की समस्या का विषय जो इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन उनके क्षेत्र का विषय इस प्रश्न से अलग होकर के बाहर हम उसको सुलझाएंगे। डॉक्टर अमर सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आप सब ज्ञानवान मत बनो। जब बोला स्पीकर गलती नहीं करता है तो नहीं करता है। अमर सिंह जी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी श्री फतेहगढ़ साहब से शुरू होके लुधियाना शहर से होता हुआ एक बुढ़ा नाला दरिया है और वहां और सतलुज दरिया में डलता है। उस नाले की उस दरिया में इतना प्रदूषण है कि कैंसर, यूरेनियम, फ्लोराइड क्या क्या उसमें मिल रहा है। पंजाब सरकार बहुत सालों से कोशिश कर रही है। क्या केंद्र सरकार बुढ़ा नाला को साफ और उसको स्वस्थ बनाने की कोई कोशिश करेगी? दूसरी बात, आपने पार्ट बी का कि केंद्र सरकार ने स्टडी कराई कि नहीं कराई एग्जाम्पशंस की, उसका आपने मंत्री जी जवाब नहीं दिया। क्या आगे आप स्टडी कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय जो है एयर पॉल्यूशन का है। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपकी संसदीय क्षेत्र के संबंध का है, उसके लिए आप अतिरिक्त मिल सकते हैं। श्रीमती अनीता चौहान। धन्यवाद। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कागज नहीं होने के कारण वर्षों से खेती कर रहे लोगों को वन भूमि के पट्टे नहीं मिले मध्य प्रदेश में, उनके लिए कुछ सोचा है क्या? ये माननीय अध्यक्ष महोदय वन भूमि के पट्टों के संबंध का विषय है। माननीय सदस्य को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वन भूमि के पट्टे उपलब्ध कराए जाते हैं और वो अगर वहाँ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में वन भूमि के पट्टे उपलब्ध कराए गए हैं, सामने वालों को भी पता होना। क्वेश्चन नंबर 289 श्री जी कुमार नायक। प्रश्न संख्या 289 महोदय। सर माननीय मंत्री जी, माननीय धन्यवाद महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो कर्नाटक में बैंक है बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और जो ब्याज हस्तक्षेप के माध्यम से सरकार के द्वारा जो 3% की दी जा रही है, जो लोग समय पर अपने कर्ज चुका दे रहे हैं, तो नाबार्ड और राज्य सरकार के द्वारा जो वहाँ पे बैंकों को सहायता दी जा रही है, 25,000 करोड़ रुपए जो है अल्पावधि ऋण के रूप में 0% ब्याज पे दिए जा रहे हैं। इस संबंध में मेरा जो प्रश्न है महोदय, जो अल्पावधि जो पुनर्वित्त पोषण ऋण है कर्नाटका जो 2,340 करोड़ अभी कर दिया गया है, तो सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि सरकारी बैंक जो है 0% ब्याज जो है वो सीमांत किसानों को देते रहेंगे? क्या मंत्रालय वैकल्पिक तरीकों पर विचार करेगा वित्तीय सहायता देने के लिए, ताकि किसानों को जो है अधिक ब्याज जो है उन निजी ऋणदाताओं को न देना पड़े, ताकि स्थिरता बनी रहे? महोदय, उत्तर में ही प्रश्न में ही कहा कि कर्नाटका में सब कुछ ठीक चल रहा है।
जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ कि 2023-24 में जहाँ कर्नाटका का किसी का ग्राउंड लेवल क्रेडिट था वो 2.07% था, और अगर देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 18.26% की बढ़ोतरी हुई है। जहाँ तक कृषि लोन का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप देखें तो जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं तो खेती किसानी पे विशेष फोकस उनका रहा है। अगर 2015 में देखें तो ग्राउंड लेवल क्रेडिट जो 2014 में 7.3 लाख करोड़ था, वहीं पर 24-25 में वो बढ़कर के 27.5 लाख करोड़ किया गया। सर महोदय, ऊपर राष्ट्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे देखने से कुछ आंकड़े छिप जाते हैं सर। सेवरल रिपोर्ट्स, कई ऐसे रिपोर्टें हैं जिन्होंने इस और इशारा किया है कि जो वाणिज्यिक बैंक है उनके द्वारा जो ऋण दिए जा रहे हैं वो शहरीकृत इलाकों में दिए जा रहे हैं और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नहीं दिया जा रहा है। जहां तक ग्रामीण सहकारी बैंक हैं जो किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनको और अधिक जो है कम ब्याज पे पैसा दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि PSL जो है वो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जो दिया जा रहा है उस पर लगाम लग सके। क्या भारत की सरकार ने इस बात का विश्लेषण किया है कि जो आकांक्षी जिले हैं जहां पे निम्न PSL है, विशेषकर जो निजी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा है, जिस पर अभी सरकार भरोसा कर रही है, तो सरकार के द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ताकि PSL ऋण को बढ़ावा दिया जा सके आकांक्षी जिलों में? मेरा जो पूरा क्षेत्र है वो आकांक्षी जिलों में आता है महोदय, ये मेरा जो विशेष प्रश्न है, to ensure that ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो आकांक्षी जिले हैं उनको ऋण, जो अपेक्षित ऋण है उनको मिल सके, और इसको राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर के दृष्टिकोण से नहीं देखने के बजाय मुझे लगता है कर्नाटक उन क्षेत्रों पे ध्यान देने की आवश्यकता है जहाँ पे ऋण कम दिया जा रहा है। महोदय, बताया कि किसानों के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और यहाँ तक माननीय सदस्य का है कि छोटे किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो छोटे और सीमांत किसानों का ऋण की खातों की जो संख्या अगर पिछले 3 वर्षों में देखें तो लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। अगर 2021-22 में देखें तो जहां 11.67 करोड़ खाते थे, वहीं पर 23-24 में बढ़ करके 13.6 करोड़ खाते हो गए। और साथ ही साथ खाते की केवल बात नहीं है, अगर 2021-22 में देखें तो 10,59,976 करोड़ जहां वितरित किया गया था, वहीं पे 23-24 में 14,39,991 करोड़ रुपया का लोन छोटे और सीमांत किसानों को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 290 श्री विष्णु दयाल राम। प्रश्न संख्या 290। माननीय मंत्री जी। आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जनजातीय क्षेत्रों में होम स्टे पर्यटकों की संख्या बढ़ते जा रही है और इस दिशा में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। करीब 1000 होम स्टे को विकसित करने के लिए योजना बनाई गई है ऐसे गांवों में जहां पर्यटन की क्षमता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि झारखंड जैसे जनजाति बाहुल्य राज्य में ऐसे होम स्टेज की कितनी संख्या है और उसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्र के लोगों की आजीविका और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एक वृहत योजना जनजातीय उत्तम ग्राम अभियान ऐसा प्रारंभ किया गया। उसी के एक उपांग के रूप में उसी को सपोर्ट करते हुए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 1000 होम स्टेज ऐसे बनाने का प्रस्ताव उसके साथ रखा है, जिसमें 5 लाख रुपए एक नया होम स्टे बनाने के लिए, 5 लाख रुपए एक कम्युनिटी ऐसा फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए बिटवीन द होम स्टेज, और 3 लाख रुपए अगर कोई होम स्टे किसी अपग्रेडेशन के लिए आवश्यकता है ऐसा देने का हमने प्रावधान किया है। अभी राज्य सरकारों से इस तरह के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए और एक बार पूरे प्रस्ताव सब आ जाने के बाद ही कौन से राज्य को कितने होम स्टेज एलोकेट होंगे उसके बारे में मैं कोई जो है ठोस वक्तव्य यहाँ दे पाऊंगा। अध्यक्ष जी, यद्यपि कि पर्यटन को विकसित करने की प्राथमिक जवाबदेही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की है, तथापि भारत सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम और प्रसाद स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
झारखंड राज्य के लिए इको सर्किट टूरिज्म को विकसित करने के लिए 30.44 करोड़ की राशि दी गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उस राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया, क्या पूरी राशि का उपयोग किया गया या नहीं किया गया, और नहीं किया गया तो इसके लिए क्या कारण थे, और इस दिशा में पूरी राशि का उपयोग हो क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वदेश दर्शन के डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म सर्किट एट डलमा बेटा नेशनल पार्क, इसके लिए भारत सरकार से जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था, इट वाज वन ऑफ द टोटल। ये जो 76 जो परियोजनाएं मंजूर की गई थी उसमें से एक परियोजना थी। 500 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई थी, जिसमें से 5000 करोड़ रुपया लगभग 4994 करोड़ रुपया लीज किया जा चुका है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी 33 करोड़ 44 लाख रुपए का एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन किया गया था, जिसमें से 28 करोड़ रुपए अब तक रिलीज किए जा चुके हैं। 76 प्रोजेक्ट्स में से 75 प्रोजेक्ट 100% फिजिकली कंप्लीट हो गए, ऐसा राज्यों ने संसूचित किया है। इसके बारे में और भी विस्तार से जो भी जानकारी माननीय सदस्य चाहते हैं, एक बार मेरे कार्यालय में कभी भी स्वागत है, उनका आए, हम बैठ करके इसके बारे में और भी जानकारी जो माननीय सदस्यों को चाहिए वो सब सदस्यों को उपलब्ध करें। श्री धवन पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कल्चर मिनिस्टर से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र वलसाड़, नवसारी और डांग की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में तिथल, नारगोल बीच, उमरगाम बीच, विल्सन हिल्स, सापुतारा, डॉन हिल्स के साथ साथ रामायण से जुड़े हुए शबरीधाम और उनाई माता जैसे पवित्र तीर्थ स्थान भी आए हुए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार के स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने की कोई योजना है? अगर योजना है तो हमारे क्षेत्र के लिए ये एक नई दिशा देने का काम करेगा। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य का एक बहुत अच्छे प्रस्ताव और बहुत पोटेंशियल वाले क्षेत्र के बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन जैसा कि हम सब की जानकारी में है, टूरिज्म प्राइमरीली स्टेट की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार इस पर प्रस्ताव बना करके भेजे तो निश्चित रूप से तय प्रावधानों के तहत उस पर कार्रवाई करने का प्रयास जो उपलब्ध संसाधन है उसके तहत करने का प्रयास हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 श्री जी सेल्वम। क्वेश्चन नंबर 291। प्रश्न संख्या 291 महोदय। एक धन्यवाद सभापति अध्यक्ष महोदय। कितने लोग जो है उनको कौशल विकास प्रशिक्षण सभी पिछले 3 वर्षों में लाभ मिला है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मूलतः क्वेश्चंस उसका स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि देश में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नंबर ऑफ टाइप की इनिशिएटिव और आईआईटी के द्वारा उसको ट्रेनिंग दी जाती है। वर्तमान समय में इस बजट में भी प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख करोड़ रुपए के खर्च से 4.1 करोड़ जॉब निर्माण के लिए लक्ष्य रखा है। उसमें भी स्किल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण विषय रखा गया है और स्किल डेवलपमेंट और स्किल एनहांसमेंट के लिए हर सेक्टर में क्लस्टर बेस्ड स्किलिंग हो, उसके लिए हब एंड स्पोक का व्यवस्था के द्वारा ये जिस एरिया में जिस टाइप की इंडस्ट्रीज है वहाँ जिस टाइप के स्किल की आवश्यकता है वैसा ही सिलेबस बना के उसको ट्रेनिंग मिले, उसकी व्यवस्था की गई है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। महोदय, क्या कोई योजना है कि जो कौशल विकास का विषय क्षेत्र है उसको और विस्तृत करने का है और रोजगार केंद्रों के माध्यम से तीसरे चरण वाले शहरों को लाभ देने की योजना है? डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए हमने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल को इंटीग्रेट करा है। उसमें ई श्रम पोर्टल को भी इंटीग्रेट करा गया है, उसमें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पोर्टल को भी इंटीग्रेट करा गया है, ताकि जहां जिस टाइप की स्किल मैन पावर उपलब्ध है उसको इंटीग्रेट करके नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के द्वारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज को जोड़ के उसको अपनी कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटी मिले
उसके लिए प्रयास करा गया है। श्री राजीव राय, 1 सेकंड में पूछना, 12 बजे। धन्यवाद सर। पिछले 3 वर्षों में माननीय मंत्री जी बता रहे थे कितने को रोजगार मिला। मैं ये जानना चाहता हूं कि 3 वर्षों में कितने लोगों की कटौती हुई, छटनी हुई और कितने लोग बेरोजगार हो गए, इसका डेटा भी कोई सरकार के पास है क्या? मंत्री जी, और संविदा पर जो नौकरी है उसको स्थायी करने का कोई विचार है आपको? अध्यक्ष महोदय, रोजगार के साथ जुड़ना और उसको वहां और अच्छी जगह पे रोजगार की अपॉर्चुनिटी हो तो वहां माइग्रेट होना ये स्वाभाविक है। जुड़ते भी रहते हैं और कई लोग दूसरे जॉब में भी ज्वाइन करते रहते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। जिन माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, प्रोफेसर सौगत राय, श्री राजेश रंजन, विजय कुमार बसंत, डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद, अरविंद सावंत, मणिकम टेगोर, गौरव गोगोई, धर्मेंद्र यादव, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, कोडी कुनल सुरेश, के राधाकृष्णन। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सर, विद योर परमिशन आई रेस्ट। महोदय, आज आपकी अनुमति से आज की पुनर्निश्चित कार्य सूची में अपने नाम के आगे उल्लिखित पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूँ। यह क्रम संख्या 2 पर है। आइटम नंबर 3 श्री जैन चौधरी। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज क्रम संख्या 3 पे मैं सभा के पटल पे प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री कीर्ति वर्धन सिंह। ऑनरेबल स्पीकर सर, विद योर काइंड माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के आगे उल्लिखित पद सदन के सभा पटल पर रखता हूँ। ये वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित पत्र हैं। आइटम नंबर 6 श्री सुकांत मजुमदार। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मैं अपने नाम के आगे उल्लिखित पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री हर्ष मल्होत्रा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। आइटम नंबर 8 श्रीमती के कनिमोजी। सब अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में जो अपने नाम के आगे उल्लिखित पत्र सदन के सभा पटल पर रखते हूँ, ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन है। आइटम नंबर 9 श्री बसवराज बोमई। रुद्र नारायण पानी। मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 9 पर यथा सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 श्री कीर्ति आजाद। So with your permission, I rise to present. आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ। ये मेरे नाम के आगे उल्लिखित है। 46वें प्रतिवेदन, 50वां प्रतिवेदन। आइटम नंबर 11 श्री कीर्ति आजाद। महोदय, आपकी अनुमति से रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के की गई कार्रवाई संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। जो ये मेरे नाम के आगे उल्लिखित हैं क्रम संख्या 11 पर ये पत्र। आइटम नंबर 12 श्री अनुराग सिंह ठाकुर। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के अंतिम की गई कार्रवाई संबंधी विवरण को सभा पटल पर रखता हूँ। ये 33, 34, 30 ये 36वां प्रतिवेदन है और 42वां प्रतिवेदन है, 30वां प्रतिवेदन, 29वां और 28वां प्रतिवेदन है। ये कोयला संबंधी मंत्रालय की है, इस्पात मंत्रालय की, खान मंत्रालय की है। रिपोर्टें हैं। शून्यकाल के दौरान
विषय उठाने की मैं अनुमति दे रहा हूं। मुझे आशा है कि सदन सहयोग करेगा कि हम 2-2 मिनट में अपनी बात कहें। तो हम काफी दिनों से शून्यकाल नहीं हुआ, कई मान्य सदस्यों का आग्रह है। नो डिस्कशन में एक राज्यसभा के सांसद का नाम गलत ढंग से लिया गया है। 1 मिनट आप 2 बजे बात करना विषय शून्यकाल में। तो मेरा आग्रह है कि शून्यकाल के अंदर 2 मिनट में अपनी बात कहें और जो विषय दिए हैं उस विषय पर अपनी बात रखें। हम शून्यकाल व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहते हैं। कई माननीय सदस्य नए हैं जो अपने क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के विषयों को उठाना चाहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सब चेयर को सहयोग करेंगे। श्री उम्मेदाराम बेनीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया। संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में सोलर, विंड और थर्मल प्लांटों के माध्यम से देश में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन दिए तले अंधेरा वाली कहावत सिद्धार्थ हो रही है। लोगों को घरेलू एवं कृषि कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में बिजली नसीब नहीं हो पाती, जिससे किसानों को रबी की बुआई करने में देरी हो रही है। नहरी क्षेत्र में भी बिजली की गंभीर समस्या है। फुहारा पद्धति से डिक्कियों के माध्यम से जो लाइट नहीं मिलने की वजह से किसान अपनी बुआई नहीं कर पा रहे हैं और किसानों को मात्र 2-3 घंटे बिजली मिलती है और वो भी कम वोल्टेज होने की वजह से उनकी मोटरें जल जाती है, जिससे किसानों को रिपेयरिंग के लिए बहुत खर्चा आता है। और ट्रांसफार्मर जलने के बाद में महीनों भर उनको रिप्लेसमेंट नहीं किए जाते और लाइनें फॉल्ट हो जाती है, तो किसानों को दफ्तरों के अंदर चक्कर लगाने पड़ते हैं और FRD टीमें सही ढंग से काम नहीं करती। पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं होने के कारण उपज मेरा आपके माध्यम से मांग है कि किसानों को समय पर पूरी बिजली मिले और जो नए RDSS स्कीम के तहत जो GSS बन रहे हैं उनका तुरंत प्रभाव से बनाए जाएं और किसानों को पूरी बिजली मिले। इसके लिए फीडरों को दुरुस्त किया जाए, ट्रांसफार्मर नए लगाए जाए और नए GSS बनाए ताकि किसानों को घरेलू बिजली और एग्रीकल्चर की बिजली समय पर मिलती रहे और करीब 75,000 लोग आज भी अंधेरे के अंदर है, उनको नए कनेक्शन दिए जाए। माननीय सदस्य, आप पहली बार चुनकर आए हैं। ये विषय, कई विषय राज्यों के रहते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो केंद्र के विषय है उनको सामान्य रूप से उठाएं। अगर राज्य केंद्र के विषय हो तो आप उठा सकते हैं, ये प्रयास करना चाहिए। श्री N.K. प्रेमचंदन। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक बार कभी बार हमें मौका मिलता है कि कम से कम 20 लोगों को तो मौका दें, 20 सदस्यों को मौका दें। धन्यवाद, आपने मुझे मुद्दा उठाने का मौका दिया। ये जो एम्प्लॉयज से संबंधित, कर्मचारी संबंधित योजना है, श्रम मंत्री जी का ध्यान आपके जरिए अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ अपनी बात पर। जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं इस देश में, महोदय, कर्मचारियों की जो पेंशन योजना है उसमें 2014 से उसमें कई खामियां हैं, कई जो है इसके बारे में कई बार ये बात उठाई गई है, लेकिन श्रम मंत्रालय की तरफ से कुछ ज़्यादा खास नहीं किया गया है। उस श्रेष्ठ सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में फैसला दिया और उसके बाद उनको जो कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत उनको पेंशन मिलने लगी है, लेकिन 2 वर्ष के बाद भी 1% जो है उन्होंने प्रार्थना पत्र दिए हैं कि उनको उच्च केरल में सिर्फ 2 लोगों को 2% ही इनको जो है पेंशन मिली है। केरल की ये रिपोर्ट है। जो कुल प्रार्थना पत्र मिले हैं अगस्त 2024 तक जो
17,48,775 प्रार्थना पत्र दिए गए, उसमें से सिर्फ 2% ही लोगों को ये लाभ मिल पाया है। इसलिए कृपया देखिए कि 2 वर्ष के बीतने के बाद भी, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भी, 2 वर्ष बीतने के बाद भी वो जो प्राधिकरण है उनका बड़ा नकारात्मक रवैया है। अच्छी पेंशन, उनको उच्च पेंशन मिलनी चाहिए और एक नया तरीका अपनाया गया है कैलकुलेशन का, जोड़ने का, और इसमें 2014 से पहले एक अलग तरीका था, फॉर्मूला था पेंशन को जोड़ने का, और अब जो है नया फॉर्मूला है। इसलिए महोदय बहुत कम लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। ये अधिनियम के ये जो है सभी तरीके के नियमों के खिलाफ है। इसलिए न्यूनतम पेंशन तो मिले, न्यूनतम। महोदय एक बात मैं कहना चाहूँगा, 16वीं लोकसभा में भी मैंने इसके बारे में संकल्प रखा था निजी सदस्यों के द्वारा के कार्यक्रम में के समय में, इसलिए न्यूनतम पेंशन मिले कम से। ये 3 मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गिरनार पर्वत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, जैन समाज अति अल्पसंख्यक है। जैन समाज का हमेशा से ही राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है। जैन धर्म के अनुयायियों पर किसी न किसी रूप से प्रहार किया जाता रहा है। गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है, वहां पर भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस पर जो वर्ष 13 जुलाई को था, उस दिन जैन समाज के लोगों को निर्वाण लाडू चढ़ाने से रोका गया। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के सदस्यों ने बतलाया कि चावल, बादाम आदि पूजा अर्चना की सामग्री भी रोकी जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर अपील करता हूं, गिरनार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट, आपकी क्या मांग है? 1 मिनट। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जैन समुदाय के धर्म, तीर्थ और संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जैन बोर्ड की स्थापना की जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में 5 जनजातियों और 4 क्षेत्रीय भाषा जैसे संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़माली, खोरठा, पचपरगनिया और नागपुरी राज्य के लोगों को द्वारा बोली जाती है। इनमें से सिर्फ संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि 8 अन्य जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को शामिल नहीं किया गया। किन कारणों से इन भाषाओं को छोड़ा गया है? भारतीय भाषा संस्थान का इस पर क्या शोध हुआ है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन भाषाओं को कैसे बढ़ावा देने की योजना है? आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं, क्योंकि कुड़माली भाषा झारखंड, बंगाल, असम और उड़ीसा राज्यों में लगभग 3 करोड़ कुड़मी एवं अन्य समुदाय द्वारा बोली जाती है। आगामी जनगणना भाषा कॉलम में कुड़माली भाषा के स्थान पर कुड़माली थार को रखा गया, जबकि कुड़माली भाषा को अन्य रूप में रखा गया। कुड़माली भाषा झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में भी दर्ज है। कुड़माली भाषा का पठन पाठन झारखंड राज्य के सतपाल ब्रह्मचारी, बंगाल राज्य के 1 मिनट सर, 1 मिनट, राज्य के 2 विश्वविद्यालय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री से प्रश्न करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पानीपत जींद का जो रोड लगभग 15 वर्षों से डबल इंजन की सरकार, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, उसका जवाब मिला था सर, और आज भी पता नहीं क्या, क्योंकि हमारे जो माननीय गडकरी साहब हैं, उनकी नजरों से किस तरह से रोड बच गया, एनएच में है, और कारण केवल ये बताया गया कि हरियाणा सरकार ने जो रोड के किनारे जो पेड़ हैं उसकी कटाई अभी तक नहीं हुई। मेरा पुनः आपके माध्यम से सर ये आग्रह है और माननीय मंत्री जी से, पानीपत जींद जो बहुत महत्वपूर्ण रोड है, लगभग हरियाणा के मध्य को जोड़ने वाला रोड है, आप सब जानते हैं। मेरा पुनः माननीय मंत्री जी से
आपके माध्यम से कहना है सर उस रोड को बनाया जाए। और मेरी एक अपील आपके माध्यम से राम प्रसाद चौधरी, श्रीमान, ऐसा नहीं होता, आप विषय रखा करो। नहीं, राम प्रसाद चौधरी ना, नहीं, राम प्रसाद चौधरी। माननीय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों के हित के लिए 1978 में सरजू परियोजना 2 जिलों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 1982 में इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में लागू करने का काम राष्ट्रीय सरजू परियोजना के नाम से शुरू किया गया था। इसे लगभग 10,000 करोड़ की लागत से ये 7,000 किलोमीटर की नहर ये बनी हुई है और 11 दिसंबर 2021 को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बलरामपुर में पहुंच करके इस नहर को राष्ट्र को समर्पित किया था। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, ऐसे जगहों पर जब पानी जाता है तो उस नहर की कटान होती है, हजारों एकड़ जमीन किसानों का जल भराव हो जाता है, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो धान की रोपाई का समय हो, किसान अपनी फसल कर नहीं पाता। हम आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री से मांग करना चाहते हैं कि इसका पुनः भारत की सरकार के जल मंत्री पुनः इसका सर्वे करा करके जहां इस जो मेन नहर है इसको पक्की करने का काम करने का कष्ट करावें और बहुत से किसानों का अभी मुआवजा बाकी है उसे देने का काम सरकार करावे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते अपनी बात समाप्त करते। श्रीमती शोभाबेन। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में अपने विषय हेतु बात रखने का मौका दिया। आपके माध्यम से हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी और सड़क एवं परिवहन मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे साबरकांठा और अरवली जिलों के गुजरने वाली शामळाजी चिलोड़ा नेशनल हाईवे के कार्य को पूर्ण करने के लिए 454 करोड़ जैसी भारी धनराशि आवंटित की है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि वर्तमान में यह कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन मुझे जनता और हिम्मतनगर नगर पालिका की जनता की ओर से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि हाईवे नंबर 48 जो हिम्मतनगर पालिका से गुजरता है, उसके कारण पीने के पानी की पाइपलाइन, गटर लाइन, गैस लाइन के लिए बार बार तोड़ना पड़ता है, जिससे सरकार का पैसों का दुर्व्यय होता है। अतः वर्तमान में जारी इस कार्य के दौरान इन सभी भूमिगत पाइपलाइनों की उचित व्यवस्था की जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इससे अतिरिक्त जिले से गुजरने वाले हाईवे पर प्रांतिज तालुका के रसूलपुर गांव के अंडरपास स्वीकृत नहीं हुआ है, जिसके कारण आसपास के 4-5 हजार लोगों एवं किसानों को आवागमन में असुविधा होती है। इसके अलावा हिम्मतनगर तालुका के पिपलोदी और भिलोड़ा तालुका के गड़ादर कंपा के पास अंडरपास नहीं हुआ, इसके कारण आम जनता को कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन तीनों स्थानों पर अंडरपास स्वीकृत किया जाए। इसके अलावा हाईवे पर स्थित सभी पुलों के आसपास सर्विस रोड बारिश के कारण बारंबार टूट जाते हैं, इसलिए इसे आरसीसी तर्क से बनाया जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य डॉक्टर प्रशांत यादव राव जी। घर का दिवस है आज ही के दिन। आज हमारे लिए घर का दिवस है। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को हमने पाकिस्तान पर जीत पाई थी। एक बांग्लादेश का निर्माण किया था। पूर्व प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी ने यह संभव कर दिखाया, लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश की हालत में आज के दिनों में हिंदू मंदिरों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। बांग्लादेशी सनातनी समुदाय को डर है कि वहां की कट्टरपंथ सरकार किसी भी स्तर पर गिर सकती है। मंदिर में स्थित मूर्तियां जलाई जा रही है, हिंदू परिवारों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। यह न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन है, बल्कि हमारी पड़ोसी देश के लिए हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध पर प्रश्न भी उठाता है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करना कि बांग्लादेश में हो रहे हैं या फिर धरती के दूसरा कोई भी देश वहां रहने वाले हिंदू सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सके। दूसरी ओर पाकिस्तान में जेल में बंद कुलभूषण जाधव का मामला हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बावजूद पाकिस्तान ने उनके प्रति न सिर्फ एक न्याय का उपहास किया है, यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध भी है। मेरा सवाल है, क्या सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार से विशेष वार्ता करने की योजना बना रही है? पाकिस्तान में बंद कुलभूषण जाधव की सुरक्षित वापसी के लिए सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाया है और भविष्य में इसके लिए क्या योजना है? मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। चुप रहे तो पत्थर, बोलो तो बगावत। यह कैसा समय है, यह कैसी बांग्लादेश और पाकिस्तान की सियासत है? मोदी जी ये चक्रव्यूह को कब तोड़ेंगे? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गुरमीत सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी, तुसी मैनू अपने। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मुद्दे पर बात करने का मौका दिया। सभापति जी, पंजाब का खेलों में बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। ये बहुत बड़े खिलाड़ी जो हैं वो पंजाब में ने दिए हैं देश को, जिनके रिकॉर्ड आज तक भी टूट नहीं पाए। चाहे वो बलवीर सिंह सीनियर जी हों, ओलंपिक के फाइनल में उन्होंने 5 गोल किए, चाहे वो ऊधम सिंह हों जिन्होंने ओलंपिक में 3 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल किए, चाहे वो पहला ओलंपिक का जो व्यक्तिगत जो स्वर्ण है वो हमारे जो लेके आए, हमारे ही खिलाड़ी लेकर आए। और सभापति महोदय, जो खेलो इंडिया जो योजना है भारत सरकार की, उसकी जो निधि उसकी दी जाती है, आवंटन किया जाता है, उसकी तरफ जब हम देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि हम जो देखते हैं कि हमारे प्रांत की जो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हमने दिए, जो पिछले ओलंपिक खेली हुई, जो एशियाई खेले हुई, उसमें भी जो 661 खिलाड़ियों ने जो उसमें भाग लिया, उसमें से 56 जो थे वो पंजाबी थे। उसमें जो वहाँ से पदक लेके आए, जो उसका 20% पंजाब की तरफ से था। जो पंजाब के जो वहाँ पे खिलाड़ी गए उनमें से ज़्यादा जो पदक है वो हॉकी टीम के आए। पर जब निधियों का आवंटन होता है तो जो 2% जो हमारी जनसंख्या है, पर हम 20% हम पदक लेकर आते हैं, पर जब निधियाँ बांटी जाती हैं तो 8 और 10 में से पंजाब कहीं भी नहीं होता। जिन प्रांतों में एक भी पदक नहीं आता, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। गुजरात को 400 करोड़ से ऊपर रुपए दिए गए, उत्तर प्रदेश को 400 करोड़ से ऊपर रुपए दिए गए। गुजरात और उत्तर प्रदेश में ओलंपिक में सिर्फ 1 या 2, गुजरात में से तो कोई भी पदक नहीं लाया जाता। एशियाई खेल में ना कोई पदक वहाँ से आता है, कभी भी कोई पदक नहीं है, पर उनको सबसे ज़्यादा निधियाँ दी गई हैं। मैं सरकार को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो निधियों का आवंटन है, जो प्रदर्शन के हिसाब से, राज्य के प्रदर्शन के हिसाब से दिए जाने चाहिए, ताकि आगे जाके वो बढ़िया प्रदर्शन कर सके। धन्यवाद। मंडिला गुरुमूर्ति जी। धन्यवाद महोदया। मैं आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूँ और रेलवे संबंधी मुद्दे उठाना चाहता हूँ जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हैं। पहला है, एक 30 रेलवे लाइन की स्थापना रेणुगुंटा से गुडूर के बीच में बहुत ही अनिवार्य है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है रेलवे का, इसलिए। और ये बस बात पर जोर देना चाहिए कि गुडी रेलवे लाइन को जल्दी
समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, पूरा किए जाने की आवश्यकता है। रेलवे वेंदोड़ू नाड़पेड़ा में, सुलूरपेटा में वो जो बंद किया गया स्टॉप है रेलगाड़ियों में फिर से शुरू किया जाए, कोविड से पहले होते थे। और जो अंडरपास हैं अम्बेडकर नगर कोडूरू के पास को चौड़ा किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक बोटलनेक होता है वो समाप्त हो। तीसरी बात यह है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तिरुपति विशाखापट्टनम शुरू किए जाने की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों का परिवहन सुचारू हो सके। वाराणसी और बनारस के बीच में शुरू की जाए रेलगाड़ियाँ। और अंतिम बात है, नियमित मेमो सर्विस तिरुपति और कडप्पा के बीच में होनी चाहिए। बहुत ही आवश्यक रेलगाड़ी है, क्योंकि 7 औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो उनको जोड़ते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी। जय श्री राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जीवन के 50 साल जहां गुजारे हैं उसके बारे में कुछ हार्ड फैक्ट्स रखना चाहता हूं आप सदन के सामने, यानी फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में जो नींव के पत्थर होते हैं वो छोटे और मझोले कर्मचारी होते हैं, टेक्नीशियंस, छोटे कलाकार होते हैं। इन कलाकारों का बहुत शोषण होता है, श्रमिकों का बहुत शोषण होता है। कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो अधिकतर फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के पक्ष में होते हैं। इन पर भारत सरकार और राज्य सरकार के श्रम कानून लागू होने चाहिए। इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे काम के निर्धारित घंटे, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल मिसहैप से बचना चाहिए, निर्धारित समय के पश्चात ओवरटाइम होना चाहिए, श्रम कानून के अनुसार अवकाश, महिला कामगारों को प्रसूति अवकाश, चिकित्सा सुविधा। अपने जीवन के संध्या काल में जब इन कर्मियों की आय का कोई साधन नहीं रहता, उस समय सभी सरकारी कानूनों के अंतर्गत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, श्रमिक अस्पताल इत्यादि भी इन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इन लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके निर्माताओं के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना आवश्यक बना दिया जाए। फिल्म निर्माण के लिए छोटे कलाकार बहुत अनिवार्य अंग होते हैं। मेरा माननीय I&B मिनिस्टर और श्रम मंत्री जी से आग्रह है कि दोनों मंत्रालयों की एक कमेटी का गठन किया जाए जो इन वर्कर्स को सभी सुविधाएं दिला सकें जो किसी भी दूसरी इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को मिलती हैं। थैंक यू मैम। जय श्री राम। माननीय सदस्य श्री प्रदीप पुरोहित जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ लोगों के, और देश के और उड़ीसा के सबसे एक पिछड़ा क्षेत्र है जो बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र, बरगढ़ पदमपुर क्षेत्र है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को। कई सालों से बरगढ़ नुआपड़ा रेल परियोजना के लिए कई सरकार गए, कई सरकार आए, लेकिन वहाँ का जो लोगों का रेलवे का निर्माण का प्रकल्प के लिए दावी था, नहीं हो पा रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एवं अश्विनी वैष्णव जी को। सबसे पिछड़ा क्षेत्र में बरगढ़ नुआपड़ा का एक रेलवे लाइन 2926 करोड़ का सैंक्शन किए है, 138 किलोमीटर रेलवे लाइन है। यह परियोजना पश्चिम ओडिशा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और इसके साथ ही रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण कार्य में कोई भी विलंब न हो और इसे समय सीमा पर तरीके से पूरा किया जाए ताकि क्षेत्र के लोग शीघ्र इस परियोजना के लाभ उठा सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी।
नो देयर इज नो लाइन मैम। हाँ, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये जो सब्जेक्ट है ये सभी से ताल्लुक रखता है, वो है एमपी एलईडी फंड्स। मैम 1993 में शुरू हुआ 5 लाख रुपए प्रति एमपी प्रति वर्ष, और उसका लाभ देख के 5 साल में इसको 40 गुना बढ़ा दिया गया, 2 करोड़ रुपया सालाना हर एमपी को हर क्षेत्र में। मैम पिछले 14 साल से 5 करोड़ से एक नया पैसा नहीं बढ़ा। 5 करोड़ में जो 11 में बनता था मैम, महंगाई बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ गया, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया। तो मेरी एक जानकारी और शेयर करनी चाहिए कि राजस्थान में एक एमपी पे 40 करोड़ मिल रहा है। बिहार ऐसे जो प्रदेश है जो सबसे गरीब है, वहां 24 करोड़ दिया जा रहा है, झारखंड में 30, और दिल्ली में तो 105 करोड़, पंजाब में 70 करोड़, और ये एमएलए मतलब एक एमपी सेगमेंट में। तो मेरी गुजारिश होगी इस सरकार से कि हर एरिया के डेवलपमेंट के लिए कम से कम 40 गुना नहीं तो 10-12 गुना 50 से 60 करोड़ रुपए प्रति एमपी प्रति वर्ष बढ़ाया जाए, और जीएसटी कंपोनेंट को यहीं पे सरकार काट के भेजा जाए ताकि पूरे रकम का वहां पे काम हो सके। ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। धन्यवाद माननीय सदस्य एडवोकेट प्रिया सरोज जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान नॉर्थर्न रेलवे के जलालगंज रेलवे स्टेशन जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। ये रेलवे स्टेशन अपनी श्रेणी के अन्य रेलवे स्टेशन की तुलना में रेवेन्यू के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस स्टेशन से किराकत तहसील, मणियाहू तहसील, पिंडरा तहसील तथा सिरकोनी जैसे अन्य जगहों से लोग आकर ट्रेन पकड़ते हैं। पूर्व में इस स्टेशन पर वरुणा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव था, जो कि कोरोना काल में बंद कर दिया गया। वरुणा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के समय पर ही शटल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20401 और 20402 का संचालन वाराणसी से लखनऊ तथा लखनऊ से वाराणसी के बीच में किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि दोनों शटल एक्सप्रेसवे जलालगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव न होने से यहाँ की आम जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रेलवे को रेवेन्यू का भारी नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि शटल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20401 और 20402 का ठहराव की स्वीकृति जलालगंज रेलवे स्टेशन पर प्रदान की जाए। इससे न केवल क्षेत्र जनता को राहत मिलेगी बल्कि रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा और क्षेत्र की समग्र विकास होगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य श्री दिलेश्वर कोमत जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के सुपौल जिला अंतर्गत राघोपुर प्रखंड के सिमराही बाजार के मध्य होते हुए उत्तर से दक्षिण NH 106 बीरपुर से बीरपुर तथा पूरब से पश्चिम 4 लेन NH 57 वर्तमान में NH 27 जाती है। उक्त सड़क के सिमराही चौराहे पर बराबर दुर्घटनाएं होती रहती है एवं आवागमन भी बाधित रहती है तथा जान माल की काफी क्षति होती है। अतः जनहित में सदन के माध्यम से भारत सरकार से सड़क परिवहन मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि उक्त चौराहे पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री अरुण नेहरू जी। मैडम नमस्कार महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। जो महत्वपूर्ण बात है ध्यान में लाना चाहता हूँ इस सदन के, ये रेलवे लाइन पेरम्बलूर में है। इसका जो लाभ है वो बार बार बताया गया है कि वहाँ पर रेलवे लाइन की क्या जरूरत है। ये तमिलनाडु में एकमात्र गैर रेलवे क्षेत्र है, सभी में है। 40 किलोमीटर के परिधि में रेलवे गुजरती है लेकिन 160 किलोमीटर की परिधि में नहीं है। दो प्रकार से मदद हो सकती है।
वहाँ पर देश में लार्जेस्ट नॉन वेदर फुटवेयर कंपनी है। 50,000 लोग उस फैक्ट्री में काम करेंगे। दूसरा है कि जो मक्का का उत्पादन है वो पेलम्बरू में बहुत ज़्यादा है, 5 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। रेलवे लाइन की स्थापना से फैक्ट्री के लोगों की मदद और कृषि की उत्पादकता भी बढ़ेगी और कृषि का विकास भी होगा। आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा रेलवे मंत्री जी से कि इस परियोजनाओं को जल्दी पूरा करें ताकि राष्ट्र का विकास में योगदान दे सकें। धन्यवाद स्पीकर मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार को आकर्षित कुछ मेरे मतदारसंघ के क्षेत्र के इश्यूज को करना चाहती हूँ। माझ्या मतदारसंघात गेले काही मतदार क्षेत्र में गई की समांतर जलवाहिनी के काम लंबित है। सोलापुर शहर में अभी भी 5 से 6 दिनों में एक ही बार पानी मिलता है और इस काम जो हमारे नितिन गडकरी जी है, मुख्यमंत्री है, दोनों आपस में अच्छे दोस्त है। दोनों ने अगर बैठ के अगर भू संपादन का अगर विषय पे बात करें और उस जलवाहिनी का काम अभी भी लंबित है। बहुत दिनों पहले हमें इसकी मंजूरी मिली थी, लेकिन सोलापुर शहर को पानी मिलते हुए भी वहां का डैम पानी से भरा हुआ, फिर भी 5 से 6 दिनों में पानी मिलता है। इसलिए जल्द से जल्द NHRI मिनिस्टर ने एक साथ बैठ के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। जब इलेक्शन आता है तब बहुत वादे किए जाते हैं, लेकिन अभी भी वो काम हुआ नहीं है। सोलापुर शहर के आसपास की जो गांव हैं, सोलापुर, काटेश्वर, कालंबा, यहाँ का प्रदूषित पानी तालाब में छोड़ा जाता है और वहाँ पे अगर बोरवेल भी खोदा जाए फिर भी वहाँ में दूषित पानी ही निकलता है। इसलिए वो अपने फसलों को भी पानी वो दे नहीं पाते हैं। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान ढूंढना ज़रूरी है। मैं इतने सालों से इस बारे में बहुत बार मैं इसके बारे में मांग कर चुकी हूँ। इसी बात के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। धन्यवाद। सदस्य श्री असादुद्दीन ओवैसी जी। थैंक यू मैडम। धन्यवाद महोदय। जो 1991 का धार्मिक पूजा का अधिकार है, वो अधिकार देता है कि धर्मनिरपेक्षता के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो धर्मनिरपेक्षता को संविधान में बचाना बहुत संविधान का मूल विशेषता है। जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें हस्तक्षेप की जरूरत है। वो हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का महत्वपूर्ण केंद्र है। संसद ने निवास बनाए हैं कि इतिहास को गलत करने का तरीका संसद ना करे। 7 जजों की एक संवैधानिक निकाय में कहा था कि जो संसद द्वारा जो बनाए गए कानून है उसको लागू कराए, इसको क्रियान्वयन नहीं करना संसद क्या अवमानना है। मस्जिद और दरगाह के बारे में कई बार के मामले हैं। बाड़ा बडंगी दरगाह कर्नाटक में, बज्जू मंडल विदिशा में है, मध्य प्रदेश में बदरुद्दीन शाह बागपत में। मोदी सरकार स्पष्ट उत्तर दे कि जो कानून संसद ने बनाया उसको लागू करे। सर्वोच्च न्यायालय में मोदी सरकार हलफनामा पेश करे कि संसद की सर्वोच्चता सबसे ऊपर है। मैं मांग करता हूँ कि सरकार 80 और 90 के दशक में ले जाए। ने सजा पाई। मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि ऐसी तंजीमों की हरगिज सियासी तौर पर सरपरस्ती ना करें जो इस मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी। सभापति आपके माध्यम से मंडल आयोग की सिफारिश के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मंडल आयोग की सिफारिश जिस समय लागू हुई थी वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर न केवल मंडल आयोग सिफारिश लागू हुई बल्कि उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत सारी संस्तुतियां दी। देखिए सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश इसी सदन के पारित किए हुए कानून और तमाम चीजों की धज्जियां उड़ाते हुए 2014 से लेके अब तक देश के तकरीबन 150 IAS अधिकारी जो अपनी मेधा, प्रतिभा और मेहनत से सफल हुए थे यूपीएससी की परीक्षा में, उस परीक्षा के सफलता के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद 1993 में
डीओपीटी ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अगर कोई अभ्यर्थी चयनित हो रहा है तो उसके माता पिता की जो वेतन की आय है, जो कृषि की आय है, वो उसमें क्रीमी लेयर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगी। लेकिन सभापति जी 1914 से लेके आज तक लगातार शैक्षणिक आय, लगातार ये वेतन की आय, कृषि की आय को जोड़ के 150 से ज्यादा हमारे अभ्यर्थी जो चयनित हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं। सभापति जी, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के तमाम फैसलों के बाद भी डीओपीटी के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कानून मंत्री बैठे मेघवाल साहब, आपके मंत्रालय ने भी सिफारिश की है, लेकिन डीओपीटी मंत्रालय उसको स्वीकार नहीं कर रहा है और स्वीकार न करते हुए तानाशाही तरीके से सदन के पारित किए हुए कानूनों पे भी तानाशाही। सभापति जी, आश्चर्य आपको इस बात का होगा, एक बसंत कुमार नाम का अभ्यर्थी जो रक्षा मंत्रालय की ऑडिट सर्विस में सेलेक्ट हुआ, उसी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के आधार पर 2023 की परीक्षा में 47वीं रैंक पाकर आईएएस की परीक्षा टॉप कर रहा था। ऐसे भी परीक्षार्थी आज सड़कों पे घूम रहे हैं। सभापति जी, इसे सभापति जी मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि देश की संसद की जो सर्वोच्चता है, देश के संविधान पे भी 2 दिन तक लंबे बखान किए भाजपा की ओर से, उन तमाम चीजों को नंदाज करके जो हमारे नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। माननीय सदस्य कमलजीत जी, धन्यवाद। हो गया, प्लीज बैठिए। माननीय धन्यवाद स्पीकर महोदया। धन्यवाद स्पीकर महोदया। महोदया, मैं आपका ध्यान दिल्ली की एक गंभीर समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूँ। दिल्ली का वायु प्रदूषण विशेषकर सर्दियों के दौरान एक सतत मुद्दा रहा है। कारकों के संयोजन के कारण दिल्ली का AQI अक्सर गंभीर स्तर तक बिगड़ जाता है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की जीवन की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। दिल्ली में वर्तमान सरकार बढ़ते हुए वायु और जल प्रदूषण के स्तर के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और हर साल इस सार्वजनिक चिंता को रोकने में विफल रही है। अब दिल्ली में बहुत चिंता की स्थिति है क्योंकि दिल्ली NCR के सब लोग जहरीली हवा के संपर्क में हैं, जिससे कि सबको गंभीर स्वास्थ्य खतरे हो रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की गुणवत्ता का अधिकार अर्थात प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। इसलिए अपने नागरिकों को यह अधिकार सुनिश्चित करना हमारी प्रमुख जिम्मेवारी है। दिल्ली की वर्तमान सरकार से दिल्ली की इस खतरनाक स्थिति पर काबू पाने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली का वायु प्रदूषण एक जटिल मुद्दा है, जिससे विभिन्न स्रोतों जैसे वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना, निर्माण धूल का प्रबंधन, आसपास के राज्यों में पराली जलाने से रोकना, अपशिष्ट प्रबंधन आदि को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लेकिन आदरणीय महोदया, दिल्ली की सरकार हर समस्या का समाधान सिर्फ मार्केटिंग करके करना चाहती है और उसकी वजह से दिल्ली में आज स्थिति गंभीर है। मैं कहना चाहती हूं कि दिल्ली की हालत ये है कि दीवारों पर लगे हैं इतने इश्तिहार कि नजर ही नहीं आती कोई भी दरार। झूठे वादों को सुन सुनकर सोचते हैं हम, काश सच में आती दिल्ली में ये बहार। तो आज दिल्ली झूठों के साथ जो इस तरह से एक स्थिति में पहुंची है, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वो इस चिंताजनक स्थिति का ध्यान ले और इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकाले, क्योंकि दिल्ली सरकार इसको करने के लिए पूर्णतः विफल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि केवल 1 मिनट में अपनी बात अपने विषय पर चर्चा रखें, जिससे कि अधिक से अधिक सदस्यों को यहां अपनी बात रख सकें। माननीय सदस्य श्री KC वेणुगोपाल जी। सर, केरल के जो अधिकांश लोग हैं पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, पूरे भारत के ही लोग काम कर रहे हैं महोदय। अधिकांश लोग जो कि केरल से बाहर काम कर रहे हैं
वो कम आय वाले क्षेत्र हैं। केवल त्योहार के दिनों में ही वो अपनी भूमि पर वापस आते हैं। क्रिसमस 25 तारीख को है और नया साल भी आने वाला है। हर केरल जो है उससे अपने केरल में आने में बहुत मुश्किल हो रही है। हर दिन मीडिया जो केरल के इसकी बात कर रहा है, हर एक व्यक्ति बहुत बड़ी समस्या में है। महोदय, इसके लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेन दी जानी चाहिए। इसके लिए इस वर्ष कोई भी अतिरिक्त ट्रेन नहीं है, इसलिए मेरा सरकार से यही निवेदन है कि सरकार को अतिरिक्त ट्रेन देनी होगी केरल के लिए, इस त्योहार के लिए, क्रिसमस और नए साल के लिए। अन्यथा यह बहुत समस्या होगी केरल के लोगों के लिए। सरकार को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। श्री राजा भाऊ वाजे जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैडम। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक नासिक में आने वाली तीर्थ यात्रा के लिए एक व्यापक ढांचागत विकास और सड़कों और दूसरे नेटवर्क झारखा नासिक रोड जो ब्रिज है और आउटर रिंग रोड है, नासिक रोड और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड विशेष जो ट्रेन है यहाँ पे दी जानी चाहिए। और दूसरा है कि पर्याप्त सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, स्वच्छ पानी का उपलब्ध कराना चाहिए इन सभी क्षेत्रों के लिए। और इसमें दूसरे क्षेत्र भी हैं। और तीसरी महोदय और महत्वपूर्ण है कि गोदावरी जिले में और इको फ्रेंडली तरीके से यह सब काम होने चाहिए। चौथा सुरक्षा है कि सीसीटीवी कैमरा को भी लगाया जाना चाहिए। कुंभ मेला एक ऐसा है जहां पर नासिक में वहां पर काम हो रहा है और सांस्कृतिक यात्रा को भी बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए आवश्यक है कि यहाँ पर लंबी अवधि के लाभ इस क्षेत्र को मिले। धन्यवाद महोदय। बेनी बहनन जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो कि दलिकुन निर्वाचन क्षेत्र केरल के लोग झेल रहे हैं। महोदय, यहाँ यह ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नहीं है। यहाँ पर कोची एयरपोर्ट है जो कि वास्तव में यहाँ पर केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, CISF, इमोग और दूसरे अधिकारियों के बच्चे वहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षागत ढांचा नहीं है। केंद्र सरकार इसको उपलब्ध कराए और पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई जाए ताकि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना वहाँ की जा सके और वहाँ पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और आम जनता के बच्चों के लिए वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था हो सके। केंद्रीय विद्यालय झारकुली निर्वाचन क्षेत्र में खोला जाए। धन्यवाद। माननीय प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य नारायण दास अहिरवार जी। मेरा संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, यहाँ बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा न होने के कारण स्थानीय निवासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनपद जालौन का जिला मुख्यालय उरई है और जनपद कानपुर देहात एवं हमीरपुर के निवासियों के लिए भी दिल्ली तक कोई सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। दिल्ली जाने के लिए लोगों को अधिक समय और धन व्यय करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के लिए सीधी रेल सेवा और कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव अनिवार्य है ताकि यहाँ के लोग अपने दैनिक कार्यों और रोजगार के लिए सीधे दिल्ली जा सकें। सीधी ट्रेन के अभाव में इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी आने जाने में परेशानी होती। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूं कि श्रम शक्ति एक्सप्रेस 12/451, 12/452 जो नई दिल्ली से 11:55 पर चलकर 6:15 पर कानपुर पहुंचती है, रात 11:55 पर कानपुर से पुनः रवाना होती है, लगभग 18 घंटा कानपुर में खड़ी रहती है। इस ट्रेन को जिला मुख्यालय उरई तक बढ़ा दिया जाए, जिससे जालौन क्षेत्र के निवासियों को दिल्ली तक सीधी रेल सेवा का लाभ मिल सके। छपरा एक्सप्रेस 11/123, 11/124 वर्तमान में यह गाड़ी ग्वालियर से बरौनी तक चलती है। इस ट्रेन को ग्वालियर से बढ़ाकर
नई दिल्ली तक किया जाए, जिससे क्षेत्र के निवासियों को नई दिल्ली तक सीधी ट्रेन की सुविधा मिल सके। कानपुर मेमू पैसेंजर एयर ट्रेन कानपुर से चलती है। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। मैं इस अवसर पर अपने संसदीय क्षेत्र सागर और उसके सटे अन्य संसदीय क्षेत्रों के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका और इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश हमारे देश के मध्य में स्थित एक ऐसा राज्य है जिसकी भौगोलिक स्थिति न केवल इसे अद्वितीय बनाती है, बल्कि इसे पूरे भारत के लिए एक रणनीति का केंद्र के रूप में भी स्थापित करती है। देश के हर कोने से मध्य प्रदेश तक पहुंच आसान है और यही कारण है कि इसे देश का हृदय स्थल कहा जाता है। माननीय सभापति महोदया, अगर हम मध्य प्रदेश में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र सागर और उसके आसपास अधिक भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री की स्थापना करें, जैसे कार निर्माण, इस्पात निर्माण और अन्य निर्माण इकाइयां, तो यह न केवल इस क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, वरन रोजगार के अवसर सृजित कर प्रतिभा पलायन को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्रीमती बाग मिताली जी। ধন্যবাদ মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ মহাশয়কে প্রণাম। मेघना सह साथी। धन्यवाद महोदय कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। ठाकुर महोदय, केंद्रीय सरकार इस काम को नहीं कर पाई है। इसी प्रकार से जो आरंभिक लोकसभा केंद्र में भी हम कहते हैं कि हम पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे किसान जो कि डीबीसी और इसके बाढ़ से बहुत प्रभावित हो गए हैं और वहाँ पर बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। जो चावल के खेत हैं वहाँ पर पानी भर गया है और यहाँ पर बताइए कि किस प्रकार से यह होगा। मेरा इसका कोई जवाब नहीं है और हमें इस संबंध में कुछ ना कुछ ऐसे चंद्रकला और गोंगाट के लोग जो हैं वहाँ पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमें पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। आप क्यों नहीं सोचते कि यहाँ पर इसको नहीं हो, हर वर्ष हर तरफ यह सब काम हो रहा है। आसाम में हम बाढ़ के उखड़ रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस प्रकार से यह स्थिति आगे होगी। देखिए 1975 से जो बच्चों का विकास शुरू हुआ है और जो भी बच्चों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, लेकिन यह पूरी तरह छूट गया है और हर तरफ जो लोग, जो बच्चे हमारे देश की रौनक है, देश का भविष्य है, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। हम उन्हें पोषक तत्व उपलब्ध कराएं और उनके जो कामगार हैं, उनके जो श्रम जो उनको पैसा दिया जाता है श्रम के बदले, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। धन्यवाद महोदय कि आपने बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय बांग्ला। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने इतने समय से एक लंबित और महत्वपूर्ण मांग जो हमारे समस्तीपुर लोकसभा की है उसको उठाने का मौका दिया। हमारे समस्तीपुर लोकसभा में 2 आरओबी है, मुक्तापुर और भोला टॉकीज, जो कई वर्षों से अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी है और काम को बहुत तेजी से करने की आवश्यकता है, क्योंकि समस्तीपुर जो है वो व्यापार के माध्यम से भी और बहुत सारे ऐसे वहाँ पे जाम की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। और मुक्तापुर आरओबी एक ऐसा आरओबी है जो समस्तीपुर को दरभंगा मेडिकल कॉलेज से भी जोड़ता है और जब वहाँ पे जाम लगती है तो मेडिकल समस्या भी होती है, लोगों को भी बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। इसीलिए मेरी ये मांग है कि मुक्तापुर और भोला टॉकीज आरओबी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो वर्षों से ये एक मांग ही नहीं, अब लोगों का सपना हो गया है, उसको पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तारिक अनवर जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान जो देश के आकांक्षी जिलों में कटिहार को शामिल किया गया है उसको दिलाना चाहता हूँ।
भारत सरकार ने वर्ष 2018 में जिन 112 जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया था, उनमें हमारा संसदीय क्षेत्र कटिहार भी था। इसका उद्देश्य ये था कि बुनियादी ढांचों में सुधार करके और 2022 तक नया भारत बनाने का जो संकल्प लिया गया था, उसमें इस आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया था। लेकिन मुझे ये बात कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि जुलाई 2023 में कटिहार जिला आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। और ये स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि डबल इंजन की सरकार हमारे बिहार में है, उसके बावजूद जिले का वो प्राथमिकता नहीं दी गई जिसका उससे आवश्यकता थी। कटिहार में माननीय सदस्य श्री मल्लेश बाबू जी, कंप्लीट नहीं हुआ मैडम, आकांक्षी जिले वाला विषय था, कंप्लीट होना दीजिए। चलिए बस खत्म कर रहे हैं। मल्लेश बाबू जी प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य मैडम 7 बार का एमपी है, कंप्लीट भी नहीं होने देते। थैंक यू। ये सिर्फ बीजेपी वालों का सर के उधर सामने देखिए मैडम, हो जाए। थैंक यू मैडम। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ अपनी बात को 1 मिनट में कंप्लीट करें। आई एम रिप्रेजेंटिंग कोलार। मैं कोलार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 7 कहा जाता है। यह एक बहुत ही ज़्यादा योजना है जहाँ पर इसे शहरी क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है। जहाँ तक भारतमाला परियोजना का संबंध है, जो कि एनडीए सरकार द्वारा शुरू की है, यह जो 4 लाइन की है, यहाँ पर बहुत ही आर्थिक विकास हो सकता है। यहाँ तक कि यह जो इसमें बहुत ही भारी चिंता की बात है, स्थानीय समुदाय के बीच में विशेष रूप से जो ट्रक की मूवमेंट आसपास के क्षेत्रों में हो रही है। देखिए, इस एक्सप्रेसवे के लिए बहुत ही ज़्यादा निधियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह जो है यह इस काम के लिए है और इन्हें इस प्रकार की जो काम के लिए नहीं हो पा रहा और जिसकी वजह से इसको लगातार नुकसान हो रहा है। और जो वहाँ के लोगों का शिक्षा और जीवन यापन के जो साधन है वह भी उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर बोलने का अवसर दिया गया। महोदय, आज देश में ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, रोजगार सेवक की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो निम्न प्रकार से मैं व्यक्त करता हूं। आज ग्राम प्रधान जो मनरेगा के द्वारा कार्य कराता है, जिले स्तर पर धन न होने के कारण ग्राम प्रधान पूर्ण रूप से अपना काम नहीं करा पा रहा है। महोदय, ग्राम सभा में हर घर जल, हर घर नल योजना जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, जो ग्राम सभा में तमाम जो गलियां, सड़कें खोद करके और तमाम सड़कों को तोड़ दिया गया है, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि उन सड़कों की मरम्मत करने का भी काम उन संस्थाओं के द्वारा कराया जाए। साथ साथ रोजगार सेवक और ग्राम प्रधान मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को भी बढ़ा करके और ग्राम प्रधान को कम से कम वेतन 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाए। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को बढ़ा करके 237 रुपये से 500 रुपये किया जाए और रोजगार सेवक का वेतन जो 7788 रुपया है उसको बढ़ा करके कम से कम 10,000 रुपया किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को आज के ही दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। भारतीय सेना ने, भारतीय सेना के नायकों ने और उस वक्त की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा काम किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंदी बनाकर छोड़ा था और पाकिस्तान ने जो प्रजातंत्र की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, हमने वहां लोकतंत्र स्थापित किया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभापति महोदया देश को यह बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में नजरुल इस्लाम, त्रिपुरा के जो राजा थे बर्मन फैमिली,
कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे मुकुल सांगमा, जो टीएमसी में है, उनके पिताजी, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा बाबू जगजीवन राम का, उस वक्त के रक्षा मंत्री जो थे, उनको इतिहास ने जो है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा वही सफल हुआ था। दलित, वंचित, शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। इंदिरा जी का योगदान था, कोई उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन बाबू जगजीवन राम के योगदान को जो आज तक समाज ने नकारा है, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उनके सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई, वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं 2 मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो एक मिनट में खत्म करिए। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। 2 मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी, वो भी एसोसिएट करेंगे। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो। पूरे तो माइक। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से मैडम अंडर द महोदया, गृह मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसको PPRND के नाम से जाना जाता है। जो PPRND जो है, उसने 2 संगठनों को नियुक्त किया है, NSCL और SAT। NSCR और SAT जो है वो सर्वेक्षण कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था के बारे में, लोगों के मन में जो है क्या सुरक्षा को लेकर भावनाएं हैं, और इस बात की उपेक्षा करते हुए कि राज्य सरकार का क्या मत है इसको लेकर बार बार जो है गृह मंत्रालय राज्य सरकार से जानकारी लेता है, और एक ऐसा संगठन जिसकी नियुक्ति गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है वो जो है निजी संगठन को नियुक्त कर रहे हैं। ये
जो हमारा संघीय ढांचा है उसके साथ एक धोखाधड़ी है। मैं कहूंगा कि इस पर मामले पर गौर किया जाए और उसका उत्तर दिया जाए महोदया। माननीय सदस्य श्री कार्तिक चंद्र पाल जी। নমস্কার মহাশয়া, 2008 সালে প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়ঞ্জন দাস মুন্সি এই জেলায় সাংসদ থাকাকালীন এখানে এইমস হাসপাতালের অনুমোদন হয়ে प्रिय रंजन दास मुंशी जो संसदीय कार्य मंत्री थे, वहाँ पे सांसद थे वहाँ के, मेरे संसद सदस्य के रूप में जब नियुक्ति हुई उसके बाद আমাকে জানান যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে দ্বিতীয় কোনো এইমস তৈরির প্রস্তাব আসেনি। পরবর্তীতে আমি পশ্চিমবঙ্গের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ करी ऐसा प्रस्ताव जो है नए एम्स को लेने की बात थी और मैंने जो है एक प्रस्ताव दिया था कि नया एम्स अस्पताल यहाँ बनाया जाए। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा महोदया कि इसका एम्स अस्पताल जो है रायगंज में बनाया जा सकता है और जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार झारखंड उनको भी यहाँ की सेवाएं प्राप्त हो सकती है और यहाँ आर्थिक विकास के कार्य हो सकते हैं। बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं आपके माध्यम से। मैं सभी से अनुरोध करूंगा और प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से कृपया कि वो पूरा इसमें जोर लगाकर उत्तरी बंगाल में एक एम्स की स्थापना करें। माननीय सदस्य श्री इटेला राजेंद्र जी। मेरा मलकागिरी पार्लियामेंट के अंदर सिकंदराबाद कंटोनमेंट है मैडम। इट इज अंडर, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है महोदया। वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो काम करता है बहुत लोग मर चुका है मैडम। वो लोग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए वो दरखास्त किए तो 5% के अंदर ही वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देने के लिए जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, मैंने डिफेंस मिनिस्टर को खुद जाके मिला था। वो सफाई कर्मचारी है, वो कोरोना टाइम पे मर चुका है। वो लोग गंदा काम करने वाला है, गरीब लोग है, इसीलिए इसको मानवता कोण से एक दफा 100 लोग तक है मैडम। वो 100 लोगों को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट करने के लिए मैं आपके माध्यम से डिफेंस मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रविंद्र वायकर जी। अनुसंधान संस्थान की आवश्यकता के बारे में, मुंबई केवल महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र है, जहां लोग इलाज के लिए आते। मुंबई के उपनगर भारत के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की जनसंख्या में हो रही तेजी से वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के कारण आधुनिक और समर्पित अस्पतालों की स्थापना अत्यंत आवश्यकता हो गई है। आज हमारे पास KEM, JJ टाटा मेमोरियल जैसे बेहतरीन अस्पताल है, लेकिन वे उपनगरों और महानगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विशेष रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए इलाज की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। कैंसर के उपचार के लिए समर्पित अस्पताल की भारी कमी है। मुंबई और MMR क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन रोगियों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण उन्हें न केवल अपनी बीमारी से जूझना पड़ता है बल्कि आर्थिक और मानसिक कठिनाई का भी सामना पड़ना पड़ता है। बिहार राज्य में 2 एम्स की स्थापना हो चुकी है। महाराष्ट्र में केवल 1 एम्स नागपुर स्थित है, जबकि मुंबई जैसे महानगर में एम्स अस्पताल का न होना एक गंभीर चिंता का विषय है। एम्स जैसी प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान की स्थापना यहाँ लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले किफायती सुलभ इलाज मिलेगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस समय महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए और सरकार शीघ्र ही इस दिशा में ठोस निर्णय करके उपनगर में एम्स की स्थापना करे। माननीय सदस्य श्री अभिमन्यु सेठी जी। तो मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से ये जानना चाहता हूं कि proposed highway between Dhamra Port and Jamujhadi on NH16
जो कि माननीय मंत्री जी ने पुरी में जब सभा में गए थे प्रॉमिस किया था, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द उस राजमार्ग की क्या स्थिति है और क्या ये डीपीआर जो है पूरा हो चुका है और ये लंबित है अनुमोदन के लिए, तो इसमें विलंब के क्या कारण है ये मैं जानना चाहूंगा महोदय। माननीय सदस्य श्री हरेंद्र मलिक जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लाना चाहता हूँ। माननीय केंद्रीय गन्ना कर अधिनियम के अनुसार गन्ना किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को आपूर्ति करते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है और इसके साथ साथ किसानों का सारी अर्थव्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा खर्चे उस पर टिके हुए हैं। हमारी राज्य सरकार एक सलाहकार पर सलाह मूल्य घोषित करती है, जिसके आधार पर चीनी मिलें गन्ना किसानों को मूल्य का भुगतान क्या करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि अक्टूबर में चीनी मिलें चली, आज दिसंबर का अंत पड़ाव है, उसके बावजूद भी किसान को ये पता नहीं कि तू गन्ना क्या भाव बेच रहा है। अभी राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया। आप ही की कैबिनेट के एक साथी ने ये कहा था कि 400 के पार गन्ना मूल्य होगा, परंतु अभी उनका भी पता नहीं वो कहाँ है, कैसे हो रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करें, आग्रह करें, निर्देशित करें, जैसा भी करें गन्ना मूल्य 400 के पार कराने की घोषणा करें। और जो किसानों के साथ ज्यादती होती है, जब वो गन्ना मूल्य मांगता है उन्हें पकड़ करके बंद कर दिया जाता है, ऐसी जेल में डाला जाता है, जो मिलाई बंद कर देते हैं, उस पर भी अंकुश लगाने का काम करें। माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ। देश के मैं उन लाखों श्रमिकों की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो देश के रेलवे स्टेशन के माल गोदाम पे गुड्स ट्रेन, जो रेलवे का मुख्य आय का स्रोत है, और उस गुड्स ट्रेन को लोडिंग अनलोडिंग का काम पीढ़ियों से कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनको रेलवे की तरफ से उनको ये प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि वो ठेकेदार जिस तरह से उन मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, दिन में अगर 100 बोरा वो अपनी पीठ पे लाते हैं, उसके बावजूद उनको 2 रुपये 3 रुपये पीस मिल रही, जबकि वहीं पे रेलवे का कुली है, वो अगर 40 किलो सामान उठाता है तो उस पर लिखा रहता है कि 60 रुपये इसको देना है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो रेलवे स्टेशन पे कोविड के दौरान भी जिस समय पूरा देश ठहराव की स्थिति में था, तो देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचाने का काम किया। आज भी देश के सारी उस गुड ट्रेन के लिए काम कर रहा है, तो उन्हें कम से कम उनको जो ठेकेदार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसके लिए पर पीस पर बोरा कुछ न कुछ श्रमिकों को चाहे 5 रुपये अभी कर दिया जाए कि अगर 100 बोरा हो तो उन्हें 500 रुपये मिलना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिभा धनोरकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी फसल बीमा परियोजना के अधीन जो जनता को पैसा मिलता है, लेकिन जब नुकसान होता है तो उसका मुबदला मिलने में लोगों को पैसा मिलता नहीं। मेरे यहाँ पे 2000 मेरे संसदीय मतदार संघ में 47,242 किसानों को कोई नुकसान भरपाई मिली नहीं। जनता के पैसों से ही सरकार बीमा कंपनियों के को पैसा दे रहा है और उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही, तो उनको कुछ सहूलियत दी जाए और उन्हें फसल के पैसे दिए जाए, फसल बीमा के पैसे तुरंत दिए जाए। धन्यवाद। सदस्य श्री हाईवे ईडन जी। थैंक यू मैडम। धन्यवाद महोदय। महोदय, मैं इस सभा का ध्यान इस और आकृष्ट करना चाहूँगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय का विषय, और मुझे लगता है पूरी सभा इससे सहमत होगी। जो मानव संसाधन है और विशेषकर जो युवा हैं वो हमारे सबसे महानतम हस्तियाँ हैं, और जो युवा व्यावसायिक लोग हैं उनकी सुरक्षा करना और उनका विकास करना आज समय की मांग है। सेबेस्टियन के पेरेंट अभिभावक जो थे, जो 24 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट थे,
उसमें जो है जितना काम का दबाव था, काम का जो बोझ था, उसको समाज में उजागर करने का प्रयास किया कि आईटी में क्षेत्र में काम करने वाले जो युवा व्यावसायिक लोग हैं वो किस प्रकार से कितनी चुनौतियों का सामना करते हैं। SRBC जो उसकी सिस्टर कंसर्न है उसमें वो काम कर रही थी। ये संस्थागत हत्या है जो कॉरपोरेट के द्वारा और बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। युवा जो महिला थी उसको 17 घंटे काम करना पड़ रहा था और जिसके कारण हृदयाघात से उसकी मौत हो गई। मैं चाहूँगा कि सभा को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। कोई भी श्रम कानून का पालन बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वो आवश्यक कदम उठाएं और इस मृत्यु के पीछे के कारणों में जांच करके जो भी सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं और युवा व्यवसाय को कैसे जो है सुरक्षित किया जा सकता है कदम उठाए जाएं। माननीय सदस्य श्री श्रेयस पटेल जी के पटवी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे मौका दिया आज बोलने के लिए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये केवड़िया कॉलोनी का एक प्रश्न है, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में एक बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जो चेस्ट लेवल है जो 153 मीटर के हाइट पे है, वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इसमें छेद किया गया है ताकि गैलरी व्यू मिले। वहां से लेजर शो भी बनाया गया है और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ वहां पे शौचालय बनाया गया है। मैं मानता हूं कि ये जो शौचालय है ये अपमान है। क्या देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता के स्टैच्यू के बीचों बीच अगर पेशाब करना ये अपमान नहीं है तो क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही इनकी देशभक्ति है? इसलिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विनती करता हूँ कि ये शौचालय हटाया जाए। बजरंग सोनवाने जी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, थैंक यू मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं बीड जिले से, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरे जिले के अंदर कानून सुव्यवस्था न रह गई, इसी के वजह से एक मेरा संतोष देशमुख नाम का एक सरपंच था, वो सरपंच को उठा के जाके किडनैपिंग किया और उसका मर्डर किया है। वो मर्डर के बारे में हमने बहुत बार आपसे मांग की है कि उसके लिए पूरी तरह से जांच हो जाए और उसके जो खूनी है उसको फांसी की शिक्षा हो ही जाए। इसीलिए आप सदन से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये संतोष देशमुख के लिए न्याय मिलना चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपको। थैंक यू। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी। आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लंबे समय से दिल्ली की 2 पॉलिसीज जो डीडीए को लागू करनी है, लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी, ये लंबित पड़ी हुई है। इन दोनों पॉलिसीज के लागू हो जाने से दिल्ली स्लम बनने से बचेगी, दिल्ली की आय भी बढ़ेगी और दिल्ली के किसानों की जमीन जो कौड़ियों के दाम पर एक्वायर की जाती है दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली के किसानों को अच्छा मुआवजा भी मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को और जीडीए पॉलिसी को दिल्ली के हित में, दिल्ली के किसानों के हित में तुरंत लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी। मैडम महोदय, अल्पसंख्यक और हिंदू बांग्लादेश में उन पर अत्याचार हो रहा है। विदेश सचिव ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। मैंने विदेश मंत्री जी से बात की और हमारे साथ सौगत राय जी भी थे कल जब हमने बात की। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस मामले पर सरकार जो है चुप क्यों है। सभा की कार्रवाई चल रही है, हम सभी को यह बताया जाए कि क्या घटनाएं घट रही है और वहाँ के माहौल क्या है। आज वहाँ चाहे विदेश मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी स्वयं इस मामले पर सभा में आए और हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को जो है चुनौतियाँ जो उन पर उत्पीड़न हो रहा है हमारे पड़ोसी देश में,
उससे बचाएं, उसके बारे में वक्तव्य दें। मुझे मानना है महोदय कि आपके माध्यम से ये मामला जो है सरकार के पास जाएगा और हमें उत्तर मिलेगा कल। अध्यक्ष महोदय, क्या वे सब मानव नहीं? क्या गलती है उनकी? सीमा पार रहते हैं, बीच देश में रहते हैं, वह उसको ही अपना कहते हैं। आज परीक्षा है उनकी कि धर्म बड़ा हो रहा है वहां, हिंदू, सिख या बौद्ध, जैन होना पाप है वहां। मैं इस सदन का ध्यान हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मुद्दा केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि मानवता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बांग्लादेश में हाल ही में 2010 घटनाएं दर्ज हो गई है, जिनमें हत्या, छेड़छाड़ और अपहरण जैसी अमानवीय घटना शामिल है। इन घटनाओं के कारण 1705 परिवार प्रभावित हुए हैं। विशेष रूप से चिन्मय कृष्ण दास जैसे सम्मानित धार्मिक नेता की गिरफ्तारी ने स्थिति का और संवेदनशील बना दिया है। बांग्लादेश के 64 जिलों में फैले अत्याचार ने केवल हिंदू बल्कि बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों पर भी संकट में डाल दिया है। यहाँ तक कि ढाका। माननीय सदस्य, धन्यवाद। प्लीज माननीय सदस्य श्री श्रेयस पटेल जी। ಮೈಕ್ ಮೇಡಮ್, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಇಂದು आपने मुझे बोलने का अवसर दिया शून्यकाल में। मैं हसन से आता हूँ। ये बहुत ही वहाँ पर गंभीर समस्या है। एक टकराव हुआ है हाथियों और मानवों के बीच में, मनुष्यों के बीच में टकराव हुआ है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंसान और जानवरों के बीच में टकराव हो रहा है और काफी लोग जो है अपनी जीवन खो चुके हैं। 50 हाथी मारे गए हैं। मैं अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री जी से और दूसरे अलौर और दूसरे क्षेत्रों में भी जो हाथियों का जो भय है, खतरा है, वो बढ़ गया है। 120 हाथी वहाँ पर हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ माननीय मंत्री जी से कि वो कार्रवाई करें, जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करें, दूसरी जगहों पर कार्रवाई करें। और वहाँ पर जो है वहाँ पर सुपारी के बाग भी हैं और विद्यार्थी अपने कॉलेज और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हर रोज 300-400 रुपए जो है आम आदमी कमा पाता है और वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। कृपया आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें। मुझे अपनी बात समाप्त करने दें महोदय। और धारावी में बहुत अधिक जो है सड़क पे दुर्घटनाएं घट रही हैं। 166 राष्ट्रीय और 544 राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के जो मार्ग हैं वो वहाँ पर वो भी प्रभावित हैं। इस पर तुरंत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करे ताकि सुनिश्चित हो सके कि जो लोग उस सड़कों का इस्तेमाल करते हैं वो सुरक्षित रहें। अभी हाल ही में बहुत सारी दुर्घटनाएं घटी हैं, त्रासदियां हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 और 6 जो MBBS के विद्यार्थी थे वो मारे गए और वहाँ पर जो लगातार जो निर्माण का काम चल रहा है उससे भी परेशानी होती है। और 4 बच्चे जो थे वो प्रभावित हुए हैं। वहाँ पर सुरक्षा के लिए उपकरण नहीं थे महोदय। राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ पर जो सड़कें हैं वो सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर यातायात को धन्यवाद माननीय काफी लोग जो है अपना जीवन खो चुके हैं इन त्रासदियों में। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। कोयम्बटूर में भी इस तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं। 10-15 ये जो गंभीर दुर्घटनाएं घटी हैं
क्योंकि जो सड़कों का जो निर्माण हो रहा है वो गैर वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। राज्य सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। माननीय सभापति जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति जी, पहले पेट्रोलियम विभाग मंत्रालय में जो SC/ST वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो पेट्रोल पंप आवंटन होता था उसमें जमीन को लीज पे भी कंपनी देती थी। पूरा सेटअप लगा के उस ST/SC वर्ग के कैंडिडेट को कंपनी लगा के देती थी, चालू करके देती थी। लेकिन विगत वर्षों से देखने में आ रहा है कि कंपनी उस वर्ग के व्यक्ति से कहती है कि आप ही जमीन लाएं। आज जमीनों के भाव आसमान छू गए हैं। माननीय सभापति महोदय, वो SC/ST वर्ग का जो कैंडिडेट है वो उसको नहीं अफोर्ड कर सकता है, वो नहीं ले सकता है लीज पे। तो मेरा आप सब निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि पुनः उस व्यवस्था को चालू करें ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि SC/ST वर्ग के लोगों को उत्थान करना है। अमर सिंह जी। धन्यवाद मैडम। मैं पहला भी धन्यवाद मैडम। मैं पहले भी इस पवित्र सदन को एक बार विनती कर चुका हूँ कि मैं फतेहगढ़ साहिब से निर्वाचित हुआ, जहाँ पे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा नींव में चिनवा दिया गया। और मैं ये मांग करता हूँ केंद्र सरकार से, मंत्री जी भी जहाँ उपस्थित है, कि उनको इंटरनेशनल टूरिज्म सिस्टम में उसको शामिल किया जाए और केंद्र सरकार फतेहगढ़ साहिब को एक इंटरनेशनल लेवल की सारी फैसिलिटीज दें। इसलिए मैं केंद्र सरकार को बेनती करता हूं। धन्यवाद। श्री डी मलाई रसन जी। माननीय सदस्य श्रीमती जी மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே வணக்கம். எனது கள்ளக்குறிச்சி தொகுதிக்குட்பட்ட सभापति महोदय, कल्लाकुरिची, सेलम में, तिरुकोवलूर में ऐसे मामले हैं। मैंने ये 2019 में हमारा जिला जो है नया जिला बनाया गया। 16 लाख से अधिक लोग वहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं और चिल्लू सेलम से कल्लाकुरिची तक नया रेलवे रास्ता रेलवे का ट्रैक काम चल रहा है। अभी काम लंबित है, इसमें तेजी से इस काम को कराया जाए। और चेन्नई से सेलम से 2 घंटे लग जाते हैं, इससे 2 घंटे बचेंगे लोगों के। और ये हमारे कल्लाकुरिची जिले की मांग है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं और वो जो है निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं। उसी तरीके से केंद्र सरकार को भी निष्पक्ष तरीके से इस कार्य को कराना चाहिए। श्रीमती अनीता सुखदर्शनी जी। नहीं है क्या? माननीय सदस्य श्री भास्कर भांगरे जी। मैडम इस तरफ। मैडम है। बोलिए अनीता जी, बोलिए जी। जय जगन्नाथ। द हेल्थ केयर सिस्टम इन माई कंस्टिट्यूएंसी आस्का, मेरे संसदीय क्षेत्र अस्का में जो स्थिति है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की वो बहुत खराब है। बुनियादी सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है। मेरे यहाँ के लोगों को दूर जाना पड़ता है क्योंकि पहले की जो राज्य सरकार थी उनका इच्छा नहीं थी। मैं आपके जरिए केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की वहाँ पर व्यवस्था कराई जाए और इसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता है ताकि वहाँ के लोगों को, मेरे लोगों को वहाँ का लाभ मिल सके, इन सुविधाओं का लाभ हो सके। इसलिए महोदया बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जरिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूँ कि कुछ वित्तीय सहायता भी दी जाए, अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो, ब्लॉक लेवल के जो ब्लॉक स्तर के अस्पताल हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर भी वहाँ प्रदान किए जाएं ताकि वहाँ मेरे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले। भास्कर भांगरे जी।
माझ्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघामध्ये मेरे दिंडोरी लोकसभा क्षेत्र में कांगा प्याज ये एक सबसे महत्वपूर्ण फसल है। गए साल प्याज का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 30 से 40% बढ़ी है प्याज की आवक। भारत की तुलना में पाकिस्तान का प्याज ये कम कीमत में वहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए भारतीय प्याज को वहाँ मांग कम हुई है। हमारे क्षेत्र में बाजार समिति में 12 दिसंबर 2024 को प्याज का भाव ये 3 से 4 प्रति क्विंटल इतना था। अब ये 4 से 5 दिन में लगभग 4 से 5 प्रति क्विंटल हुआ है। अब हर बार ऐसे ही लगता है कि प्याज की कीमत और कम हो जाएगी, जिससे जो उत्पादन में लगी हुई लागत है वो निकल नहीं पा रही है। इसलिए प्याज के ऊपर जो निर्यात शुल्क है वो कम किया जाए, तभी सारे किसानों को न्याय मिलेगा। इसी बात की मैं विनती यहाँ करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आलोक शर्मा जी, माननीय सदस्य। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार की राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अंतर्गत भोपाल में राजा भोज के नाम पर शोध संस्थान बनाने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो राजा भोज के नाम पर कब तक भोपाल में शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास है, भोपाल की गौरवशाली संस्कृति है। हमारा भोपाल राजा भोज का भोपाल है, हमारा भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, हमारा भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, हमारा भोपाल प्रतिहार वंशों का भोपाल है, हमारा भोपाल रानी कमलापति गोड़ों का भोपाल है। भोपाल की वास्तविक विरासत को विश्व पटल पर लाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है? कृपया बताने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दिनेश चंद्र जी। धन्यवाद सभापति जी। मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सहरसा जिला के सोनबरसा राज प्रखंड के फतेहपुर परेरिया गांव के निवासी स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह IPS अधिकारी का 3 दिसंबर 2024 को कर्नाटक के हासन में सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। जो कर्नाटक कैडर के 2023 के IPS थे, वे पहली पोस्टिंग पर हासन में अपना योगदान करने जा रहे थे। दुर्घटना तब हुई जब पुलिस वाहन का टायर फट गया, चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन एक घर और पेड़ से टकरा गई। गाड़ी का टायर फटना डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा लापरवाही दर्शाता है। सरकार ट्रेनिंग पर काफ़ी पैसा खर्च करती है, लेकिन बाद में उसे अफसर के लापरवाही में धकेल दिया जाता है। जूनियर सीनियर के बीच उसे राजनीति का शिकार बना दिया जाता है। सरकारी गाड़ियों की हालत खराब थी। ऐसी घटना मन को विचलित कर देने वाली है। कर्नाटक सरकार के लापरवाह पदाधिकारी के कारण देश ने एक युवा एवं होनहार IPS अधिकारी को खो दिया। अतः मैं सरकार